एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास। तो गाइस चैप्टर 3 पे अब हम आ चुके हैं एंड ये हमारा एक प्रॉपर मैराथन सीरीज चल रही है जहां मैं पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक दोबारा पढ़ा रही हूँ आपको, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और जिन्हें रिविजन करना है। तो जल्दी से वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। आज हम 3rd चैप्टर पे आ गए और बाकी पहले के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं और आगे के चैप्टर्स पढ़ने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। बहुत अच्छा एक कोर्स मैंने बना रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको सारे चैप्टर्स मिले। तो मैं बस पेपर से पहले ये वीडियोस देखनी है और मेरे नोट्स से स्टडी कर लेना, तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं देखे हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। तो आज ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग सा है। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा राजाओं के बारे में, उनका घर ऐसे थे, महल ऐसे थे, शहर बनने शुरू हो गए थे। आज हम शहर के लोगों के बारे में जानेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में जैसे हम ना रिश्तेदारी के बारे में जानेंगे, लड़कियों के साथ कैसा बिहेव होता था, लड़के क्या करते थे सोसाइटी के अंदर, अमीरी गरीबी का फर्क था या नहीं था, तो लोगों के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा में सिविलाइजेशन के बारे में जाना, सेकंड चैप्टर में राजाओं के बारे में जाना, अब आप लोकल पीपल के बारे में जानोगे और स्पेशली हम इस चैप्टर के अंदर अपने वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे जो हमारा वर्ण सिस्टम होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये इनकी क्या क्या अलग अलग ड्यूटीज होती थी और क्या ये वर्ण सिस्टम हमारे यहाँ फॉलो होता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि इनकी कुछ बातें फॉलो नहीं होती थी। दैट्स ऑल यू विल नो अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा और अच्छा लगता है पढ़ने में क्योंकि हम समझ पाते हैं अपनी सोसाइटी को, ठीक है। खाली महल वहल नहीं जानोगे आप इसमें, लोग कैसे जीवन जीते थे, दैट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो नाम क्या है? किनशिप कास्ट एंड लोगों की क्लास के बारे में आप जानने वाले हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बता रखा है हमारे को कि क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। देखो अब ये टाइम पीरियड वही है, 600 BC से 600 CE का ही टाइम पीरियड चल रहा है, बट सोसाइटी में कुछ कुछ चेंजेस आने लगे थे। क्या था? अब लोगों के अंदर अमीरी गरीबी का फर्क बढ़ने लग गया था। क्यों? क्योंकि नई नई बिजनेसेस आ रहे थे, नई नई ऑक्यूपेशन हो रही थी, फॉरेस्ट के अंदर भी अब एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया था। जैसे ना अब क्या है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी आप क्या करोगे, और खेत बनाओगे जहाँ लोग रहते हैं, अब हम वहाँ खेत बनाते हैं। उस जमाने में क्या हुआ, फॉरेस्ट के अंदर खेती होनी शुरू हो गई, खेत और बनने शुरू हो गए जिससे कि फूड डिमांड्स को पूरी कर पाओ। और जो है इवन शहरों के अंदर अलग अलग बिजनेस आए, जैसे क्राफ्टमैनशिप, कोई सोने का हार बना रहा है, कोई अलग अलग कपड़े बना रहा है, ये सब बननी चीजें शुरू हो गई। तो उससे क्या हुआ, कोई अपने बिजनेस से ज्यादा पैसे कमाता था, कोई कम कमाता था। तो सोसाइटी में भेदभाव होने, फर्क होने, अब वो टाइम ऐसा आ गया था, ये शुरू हो गए थे। एक आदमी अमीर है, गरीब है, तो उसके साथ अलग व्यवहार होगा, उसके साथ अलग, ये सब चीजें अब सोसाइटी में हमारी आ गई थी। यही हमें बता रखा है। अब ये सब जानने के लिए हमारे जो हिस्टोरियंस है वो क्या, उन्हें कैसे पता चलेगा ये सब हो रहा था सोसाइटी में? तो उनके पास पुराने जमाने के डॉक्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस वगैरह होते हैं रिसोर्सेज के लिए, उन्हें पढ़ के वो समझ पाते हैं। और इस चैप्टर की हमारी मेन रिसोर्स जो रहेगी हमारे इतिहास को समझने के लिए, वो है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो एपिक, वो जो है हमारी महाभारत, ठीक है। महाभारत हमारे इंडिया का इतिहास है, ठीक है। तो उसको इन्होंने पढ़ा, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, समझने के लिए कि हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर, हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया में क्या होता था उस जमाने में, लोग कैसे व्यवहार करते थे, उसे पढ़ने के लिए हमने महाभारत को स्टडी करा। महाभारत के बारे में 2-4 लाइनें हम स्टार्टिंग में यहाँ बता रखी हैं जो आपको एग्जाम में आएंगी, क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। महाभारत हमारी एक बहुत ह्यूज एपिक है। महाभारत के अंदर 1 लाख वर्सेस हैं, ठीक है, जो है अलग अलग सिचुएशंस दिखाते हैं। महाभारत को बनने के अंदर गाइस लगभग 1000 साल का समय लगा था, फ्रॉम 500 BCE, और कुछ स्टोरीज तो उसमें और पहले से है। मेन स्टोरी क्या है महाभारत की, हम सभी को पता है, कौरवास एंड पांडवास के बीच में जो युद्ध हुआ था और वो कैसे रहते थे, कौन थे कौरवास, कौन थे पांडवास, ये सब हम पढ़ते हैं हमारे महाभारत के अंदर, ठीक है। एंड इस चैप्टर से हम ना रूलर्स की जो मेंटालिटी है वो समझेंगे। महाभारत से भी हमने क्या समझा कि एक राजा ऐसा है, इतना अच्छा है, इतना दिल का अच्छा है, दूसरा इतना क्रूअल है, कुछ लोग इतने ही दिल के साफ है, जैसे आप एकलव्य के बारे में जानोगे, और कुछ लोग ऐसे होते थे। तो ये सब चीजें पुराने जमाने के लोग कैसे हुआ करते थे वो हम महाभारत को एज अ सोर्स करते हुए पढ़ेंगे। चलो फर्स्ट टॉपिक, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अब मैंने ना नोट्स ऐसे ही बनाए हैं टॉपिक वाइज, और पढ़ाऊंगी भी टॉपिक वाइज ही। जैसे बुक जो है उसे साइड में रख दो, अब हिस्ट्री की जो तुम्हारी बुक है, जो पूरा टॉपिक है उसमें इतना लेंथी बॉक्स लिखा हुआ है, मैंने उसको 5 से 6 लाइनों में, 8 लाइनों में कन्वर्ट कर दिया है। इसी को एग्जाम में ऐसे ही मान लो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये उसका 6 पॉइंट का आंसर है जो मैं तुम्हें अभी लर्न करा दूंगी। प्रॉपर नोट्स इंस्टाग्राम आईडी से मिल जाएंगे, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगने वाला है क्योंकि हम हर एक पॉइंट पढ़ लेंगे, हर एक टॉपिक पढ़ लेंगे, और वहीं से मैं बता दूंगी इसमें से ये क्वेश्चन आएगा, इसमें से ये क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत क्या है। तो 1990 के अंदर VS सुधांकर करके एक बहुत बड़े हमारे इंडिया के संस्कृतिस्ट थे, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया कि वो महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन बनाएंगे। क्रिटिकल एडिशन बनाना क्यों था, मतलब क्या था गाइस, देयर वर मेनी महाभारत इन आवर कॉन्टिनेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आज भी अगर आप देखते हो तो महाभारत पे कितनी सारी सीरीज है,
कितनी सारी मूवीज बनी हुई हैं। तो उस जमाने की अगर हम बात करें तो हर जगह में, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हमारा ईस्ट इंडिया का हो, वेस्ट साइड का हो, हर जगह पे ना महाभारत के अलग अलग डॉक्यूमेंट, कोई तमिल के अंदर, कोई संस्कृत के अंदर, तो कोई किसी लैंग्वेज में, और कुछ तो लिखित भी नहीं थी, बोली हुई थी। यानी कि महाभारत की जो स्टोरीज हैं वो लोग बोल बोल के एक दूसरे को सुनाया करते थे। बहुत इकट्ठे बहुत लोग बैठते थे और फिर वो सुनाते थे। कभी कभी कुछ ऐसी स्टोरीज होती थी किसी को नहीं पता किसी स्टोरीज में कोई लिखी गई है, अलग अलग तरीके से सब लिखा करते थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना जितनी भी महाभारत हमारे यहाँ है उनमें से जो जो कॉमन बातें हैं, जो प्रॉपर एक स्टोरी है, वो हम एक बुक में लिख दें और उसको हम कहेंगे क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। ठीक है, तो वो इन्होंने बनाना शुरू करा। तो बहुत सारे स्कॉलर थे, संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स उन्होंने कलेक्ट करी इंडिया से के हर एक इलाके से, सोच लो, और अलग अलग लैंग्वेजेस की करी। फिर इन्होंने उनके वर्सेस, उनके जो श्लोक है उनको कंपेयर करा और वो करा जो सब में कॉमन था। ठीक है, अब ये है ना कि तुम हर एक में हर कोई अपनी तरीके से लिखता है बात को, बट जो सब में कॉमन था वो उन्होंने चूज कर लिया। ठीक है, और जो वो कॉमन वाले भी चूज करे ना गाइज, वो 13,000 पेजेस के अंदर आए और 47 ईयर्स लग गए इस काम को करते करते, कि जब तक हमारा क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत बना। इतनी सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना पड़ा, कॉमन वालों को चूज करना पड़ा, तब जाके ये हमारे बने थे। क्या क्या हमने देखा था, कोर एलिमेंट्स वर कॉमन एवरीवेयर। जो पूरी स्टोरी है, कौरवास है, पांडवास है, ये कश्मीर से लेके कह रहा था तक सब कुछ सेम थे, बट काफी सारे द चेंजेस भी होते थे, वेरिएशन की। इधर वाली महाभारत में ये वाली बात बताई गई है, इधर वाली में नहीं बताई गई है। तो उन्होंने ये नहीं करा कि वो जो वेरिएशंस थे उनको लीव कर दिया, नहीं, उन्होंने उसको भी लिखा था फुटनोट्स और अपेंडिसेस में। तो तभी जो बुक है वो बहुत ज्यादा बड़ी बन गई थी। तो वेरिएशन रिफ्लेक्ट्स कॉम्प्लेक्स सोशल हिस्ट्रीज। अब वेरिएशन जो डिफरेंसेस थे वो बताते थे एक जगह से दूसरे जगह की डिफरेंस। जैसे नॉर्थ साइड में अगर कोई बात लिखी है और साउथ में नहीं लिखी है तो इससे समझ में आता था कि यार यहाँ पे लोग ऐसे चलते थे, यहाँ पे लोग ऐसे चला करते थे। ठीक है, अर्ली हिस्टोरियंस रिलाइड ओनली ऑन ब्राह्मण संस्कृत टेक्स्ट अज्यूमिंग व्हाट वाज रिटन वाज प्रैक्टिस। अब जो हमारे हिस्टोरियंस पुराने जमाने के होते थे ना, वो ऐसा सोचते थे कि ब्राह्मण टेक्स्ट के अंदर जो भी ब्राह्मण से लिखे गए डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जो लिखा है वही फॉलो होता होगा सोसाइटी में। जैसे धर्म सूत्राज हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही पूरी दुनिया मतलब हमारी जो थी वो तब चलती थी। बट फिर हमने जब पाली, प्राकृत, तमिल टेक्स्ट को पढ़ा तो हमें पता चला नहीं, ऐसा नहीं था। कई बार जो बातें ब्राह्मण्स कहते थे उनका मानना नहीं भी जाता था। ठीक है, तो ये आपको क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत तो 4 लाइनों में मैंने बता दिया, ये आप लर्न कर लो। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा किनशिप और जो है मैरिजेस के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किनशिप एंड मैरिज, मेनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिलीज के बारे में। उस जमाने में फैमिली कैसी होती थी? आजकल क्या है, मम्मी पापा, 2-4 बच्चे, दादा दादी है घर में जॉइंट में, तो अच्छी बात है। बहुत ज्यादा और भी बड़ी जॉइंट फैमिली है, चलो और अच्छी बात है, ये हमारी फैमिली हो गई। उस जमाने में फैमिलीज कैसी होती थी? तो फैमिलीज उस जमाने में भी अलग अलग साइज की होती थी और अलग अलग रिलेशनशिप्स होते थे, अलग अलग जैसे हमारे होते हैं, और अलग अलग काम करते थे फैमिली के लोग। फैमिली क्या जो मेन वो होता था यही है, फैमिली क्या है, जब आप साथ में बैठ के खा रहे हो, एक साथ अपनी वेल्थ शेयर कर रहे हो, दुख शेयर कर रहे हो, खुशियां शेयर कर रहे हो, दैट इज अ फैमिली। बट फैमिली एक लार्जर किन ग्रुप का भी नेटवर्क होती है, वो होती है हमारी रिश्तेदार। ठीक है, एक तो अपनी फैमिली हो गई, एक इतना बड़ा हमारा रिश्तेदारों का पूरा मेला जो होता है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में किन नेटवर्क, यानी कि रिश्तेदारों को किन नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, तो किनशिप ऑलवेज नॉट बाय ब्लड, ठीक है, डिफाइन नहीं होती थी। जैसे कि काफी सारे ऐसे हमारे यहाँ पे एरियाज थे जहाँ पे किनशिप बाय ब्लड जो है डिफाइन नहीं होती थी, यानी कि जैसे कजन मैरिजेस भी कहीं कहीं जगहों पे अलाउड थी। ठीक है, और कई जगहों पे कजन मैरिजेस अलाउड नहीं होती थी। तो अर्लियर हिस्टोरियंस कैन स्टडी एलाइड फैमिलीज इजीली, बट जो नॉर्मल फैमिलीज थी उनके बारे में हमें इतना पता नहीं चलता है। बट जितना भी हमें पता चला उस हमें समझ में आया है कि हर फैमिली का एटीट्यूड डिफरेंट हुआ करते थे। तो किनशिप नॉट ऑलवेज बाय ब्लड, डेफिनेशंस वेरी। ठीक है, एग्जाम्पल कहीं पे आप कजन्स को जो है मानते थे कि हमारे भाई बहन जैसे हैं, और कहीं किसी सोसाइटी में हमारे यहाँ पे नहीं माना जाता था, उनकी भी मैरिज हो जाती थी। ठीक है, यूजुअली ज्यादातर नहीं होती थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा द आइडिया ऑफ पेट्रिलिनी। तो महाभारत से हमें पेट्रिलिनी के बारे में पता चलता है और राज्य महाराजे कैसे रूल करा करते थे ये पता चलता है। पेट्रिलिनी मतलब बेसिकली यही होता है कि पापा की प्रॉपर्टी मिलेगी बेटे को, बेटे की उसके बेटे को, उसके बेटे को। जो ये फादर टू सन का सिस्टम चलता रहता है कि उनका नाम आगे जाएगा, उसे पेट्रिलिनी कहते हैं। अगर मम्मी का नाम आगे बढ़ाओगे तो उसे मैट्रिलिनी बोला जाता है। बट हमारी सोसाइटी में शुरू से पेट्रिलिनी ही चलता था। और जो हमने महाभारत में पढ़ा कि जैसे कौरवास थे, पांडवास थे, उनको राज्य उनके पापा से मिला, उनके राज्य उनके पापा से मिला, तो उससे भी प्रूव हो गया कि ठीक है, आइडियल मेथड हमारे यहाँ पे पेट्रिलिनी ही था। ठीक है, तो इट शोज अ पावर फाइट बिटवीन 2 कजन्स कौरवास एंड पांडवास। ठीक है, कुरु फैमिलीज के। और आफ्टर द वॉर क्या हुआ था, पांडवास ने जो है पैट्रिलिनियन सक्सेशन ही करा था। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि हमारी कंट्री में क्या चलता था, पैट्रिलिनी की, जो बेटे की जो है उसका हक है पापा की प्रॉपर्टी पे, और जो है गद्दी पे वही बैठेगा। ठीक है,
अब ऐसा नहीं है कि महाभारत से पहले पैट्रिलिनी नहीं होती थी, तब भी उससे पहले भी होती ही थी। हमेशा पैट्रिलिनी ही हमें लगता है हमारी कंट्री में फॉलो होती थी। फ्रॉम 600 BCE ऑनवर्ड्स मोस्ट डायनेस्टीज ने भी पैट्रिलिनी को ही फॉलो करा था। अगर कभी ऐसा होता था किसी राजा का कोई बेटा नहीं होता था तो उसके ब्रदर, कभी उसका जो सगा भाई हो गया या चाचा वाचा जो लोग हो जाते वो उसको कंटिन्यू कर दिया करते थे, कोई भी मेल रिलेटिव, ठीक है। बहुत रेयर होता था कि बेटी या कोई लेडी जो है वो गद्दी पे बैठती थी, और वो हुआ था, इनका नाम आपको याद होगा पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, प्रभावती गुप्ता का। प्रभावती गुप्ता गुप्ता एम्पायर की बेटी थी, उनकी शादी हुई थी वकटास में। तो उनके जो हस्बैंड थे, ठीक है, शायद आई थिंक सो ये था कि जब वो नहीं रहते तो उसके बाद उन्होंने किंगडम संभाल लिया था। तो पैट्रिलिनी वॉज नॉट ओनली फॉर किंग्स, इट अपीयर्स इन ऋग्वेदा के मंत्रास भी। ऋग्वेदास के जो मंत्र है उसमें भी पैट्रिलिनी होता था। तो जो है इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो अमीर लोग हैं, हाई स्टेटस लोग हैं, ब्राह्मण से सब पैट्रिलिनी ही फॉलो करते थे। अब बात करते हैं फैमिली पढ़ ली, ठीक है, और पैट्रिलिनी थी, प्रॉपर्टी लड़के को ही मिलनी है, पढ़ ली। अब बात करते हैं शादियां कैसी होती थी, ठीक है। तो सन्स वर इंपॉर्टेंट, तो ये हमें पता चल गया पैट्रिलिनी से। लड़कों को तो बहुत पूछते थे, लड़कों को ही सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। बट डॉटर्स की अगर हम बात करें तो क्लियरली मेंशन था, डॉटर का पापा की प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं होता था, घर की प्रॉपर्टी पे, ठीक है। डॉटर्स वर यूजुअली मैरिड आउटसाइड द क्लैन, ठीक है, फैमिली से दूर उनकी शादी की जाती थी, ठीक है। ज्यादा आइडियल यही था, कजन तो बहुत दूर की बात है, मतलब एक गोत्र भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने कभी ये बात सुनी हो कि गोत्र नाम की कोई चीज होती है, गोत्र होते हैं हम सब लोगों के, इफ यू आर हिंदू, तो ऐसा माना जाता है कई जगहों पे कि हमारे गोत्र के इसमें हम शादी नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सोगेमी। एक्सो मतलब एग्जिट से याद रखो, मतलब कि अपनी फैमिली से बिल्कुल बाहर, बिल्कुल भी हल्का सा भी दूर पार का ब्लड रिलेशन ना हो, ऐसे में शादी की ज्यादा आइडियल माना जाता था। और हर एक फादर की ड्यूटी होती थी कि वो अपनी बेटी का कन्यादान कर दे। हर फादर को लगता था सबसे बड़ा मेरी लाइफ का एम है कि मैं अपनी बेटी की अच्छी सी शादी करा दूं, लड़का ढूंढ के। फिर धीरे धीरे जब नई नई सोसाइटी बनने लग गई, शहर बनने लगे, बाजार बनने लगे, लोग मिलने लग गए एक दूसरे से, सोसाइटी थोड़ी डेवलप होने लगी, तो इन चीज़ों में भी गाइस चेंजेस आने शुरू आ गए थे। तो फिर जब ना मतलब ऐसा हुआ होगा, जैसे आजकल आप देख रहे हो कितना मॉडर्न जमाना हो रहा है, पहले लोग जो है बहुत जो है इन चीज़ों को फॉलो करते थे। अब इंटरकास्ट मैरिजेस वगैरह काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है हम लोग डेवलप करते हैं। बट कुछ लोग उसी सोच पे रहते हैं, वो भी सही है, अगली सोच भी सही है, सब अपनी जगह सही है। बट अगर हम उस जमाने की बात करें तो तब भी ऐसा हुआ था कि लोगों ने कुछ चीज़ों को फॉलो करना बंद करा, तो फिर ब्राह्मण्स ने बैठ के रूल्स लिख दिए हमारी सोसाइटी को अच्छे से चलाने के लिए। 500 BCE से धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्र, जिसमें किंग को भी बताया जाता था, पिछले चैप्टर में बताया हमने क्या करना है, और मानुस्मृति लिखी गई, और उसमें फिर ब्राह्मण्स ने क्या करा, शादी करने के लिए भी रूल्स लिख दिए कि किस टाइप की शादियां हम लोगों को करनी है। अब ये ज्यादातर तो हमें लगता है सब फॉलो करते थे, बट कई बार ये कुछ लोग फॉलो नहीं भी करते थे ब्राह्मण्स के लिखे हुए धर्मशास्त्र या धर्मसूत्रास को, ठीक है। अब धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ना 8 मैरिजेस उन्होंने लिखी थी ब्राह्मण्स ने। उनमें से जो 4 थी उन्होंने कहा अच्छी हैं, आगे की 4 उन्होंने कहा ये गलत है, नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में तो, बट कुछ लोग उनको भी प्रैक्टिस करते थे। कौन कौन से 4 है जिनको अभी हमें अच्छे से पढ़ना है? एंडोगेमी। एंडोगेमी रेफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट, दिस कुड बी किन ग्रुप, कास्ट और अ ग्रुप लिविंग इन द सेम लोकेलिटी, यानी कि जिसमें कजन मैरिज अलाउड हो जाती है। आप अपनी कास्ट में, अपनी गोत्र में और अपने जो है कजन से शादी कर सकते हो, इसको हम कहते हैं एंडोगेमी, ठीक है। नेक्स्ट आया एक्सोगेमी, रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट, ये सबसे आइडियल माना जाता था। नेक्स्ट आया ये पॉलीगेनी। पॉलीगेनी इज द प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, ये भी बहुत होता था हमारे यहाँ कि एक राजा की 4-5 रानियां हैं, ये भी बहुत होता था। अब आया ये पॉलीएंड्री, जो हुआ था द्रौपदी जी के साथ में, कि उनकी वो एक वाइफ थी और उनके 5 हस्बैंड्स थे। तो ये जो है इसके ऊपर बहुत डिबेट्स होती थी कि ऐसा क्यों हुआ, उसके हमें पता है इस वजह से हुई, इस वजह से हुई, इस वजह से हुई। तो इस पर भी हिस्टोरियन सोचते हैं कि क्या ये नॉर्मल प्रैक्टिस थी, बट अगर हमने देखा तो नॉर्मली तो इंडिया में ये नहीं फॉलो होता था, बट इंडिया के नॉर्थ हिमालयन रीजन के अंदर जो है कई जगहों पे ये प्रैक्टिस करते थे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द गोत्र ऑफ अ वुमन, ठीक है। अब गोत्र क्या होता है पहले ये समझाती हूँ मैं, बाकी मम्मी से भी जाके पूछना। गोत्र क्या होता है, देखो हमारे यहाँ पे ना हमारे वैदिक सीयर्स मानते हैं हम, यानी कि कुछ बड़े बड़े ऋषि होते हैं, उनके हम वो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, उन्हीं का हम आगे वंश चला रहे हैं ये तरीके से। जैसे देयर इज, आप कह सकते हो अलग, मैं यहाँ पे फोटो लगाती हूँ, ये हैं हमारे सारे के सारे, आप कह सकते हो हमारे वैदिक सीयर ऋषि, वाल्मीकि जी हैं और भी बहुत सारे, आप देख सकते हो, पढ़ो इनको, ठीक है, ये हैं, और हम इन्हीं का वंश आगे चला रहे हैं। सबके अलग अलग अपने गोत्र होते हैं, तो जैसे गौतमा है, वशिष्ठ है, इस टाइप के गोत्र होते हैं। तो ये जो गोत्र है, लेडीज को ये माना जाता था, लड़कियों को ये, कि वो सेम गोत्र में शादी नहीं करेंगी। अगर लड़के का गोत्र भी सेम है तो शादी वहां नहीं करनी, आउटसाइड द गोत्र करनी। और जब वो शादी करके वो चली गई हैं तो वो अपने पापा वाला, मम्मी वाला जो गोत्र उन्हें मिला है उसको लीव करके अपने हस्बैंड के गोत्र को अपना लेंगी,
ये 2 रूल्स तो मानने ही होते थे। जैसे आजकल सरनेम बदलती है ना लड़कियां, उस जमाने में गोत्र भी बदलना होता था। तो फ्रॉम 1000 BCE ब्राह्मण्स ने क्लासिफाई कर दिया पीपल को बाय द गोत्र, यानी कि उनके वैदिक सीयर पे। की रूल इसमें ये था कि वुमेन को हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना आफ्टर मैरिज, और सेम गोत्र में मैरिज नहीं हो सकती। बट अब हम इसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, कई जगहों पर ऐसा नहीं होता था। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे जी, ब्राह्मण्स ने ये कहा बट कई बार ऐसा नहीं भी होता था। इस चैप्टर में हम यही जान गए, सोसाइटी कहा जाता था ऐसे करो, कई बार नहीं भी होता था। तो नेम ऑफ पावरफुल फैमिली, जैसे कि सातवाहना रूलर्स का मैंने आपको कहा था ना, याद रखो। इन्होंने काफी बार ऐसा दिखाया कि इन्होंने ब्राह्मण्स के रूल्स को फॉलो नहीं करा। इनकी जो मम्मियां थी या फिर जो इनकी वाइफ्स थी सातवाहना रूलर्स की, जो लेडीज आई इनके यहाँ पे, उन्होंने अपने जो है पापा के गोत्र को ही कंटिन्यू करा। ये नहीं कि जब वो सातवाहनास में मैरी करके आ गई तो उनका गोत्र अपनाया, अपना पहले वाला छोड़ दिया, नहीं। तो इससे तो ब्राह्मण्स की बात को उन्होंने नहीं माना। एंड सम वुमेन मैरिड विद इन द सेम गोत्र, और कुछ जगह तो एंडोगेमी भी हुई कि लड़का भी उसी गोत्र का था, लड़की भी उसी गोत्र की थी, और उनकी शादी करा दी। तो ये भी उन्होंने मना करा था, तो इन्होंने ये करा। तो एंडोगेमी क्या इंश्योर करती है? क्लोज नेट कम्युनिटी। और ये कई जगहों पे हमारे समय पे हुआ करती थी, उस जमाने में कजन मैरिज तब हुआ करती थी। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा सातवाहना रूलर से रिलेटेड ही, वर मदर्स इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि सातवाहना रूलर्स में आपने देखा कि उन्होंने अपने जो है फादर का गोत्र को छोड़ा नहीं, हस्बैंड वाले को अपनाया नहीं, ये वाला चीज हुआ। मतलब वुमेन को रिस्पेक्ट मिल रही है कि उसको फोर्स नहीं करा गया कि आप अपना गोत्र चेंज करो। तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट थी सातवाहना रूलर्स के अंदर उनकी मदर्स। तो सातवाहना रूलर्स कई बार ना इनफैक्ट अपनी मदर के नाम से भी जाने जाते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र, इस टाइप से, कि मम्मी का नाम लगाते थे वो अपने पीछे। कुछ राजा तो इतना रिस्पेक्ट करते थे अपनी मम्मियों को। बट क्या प्रॉपर्टी पे हक था मम्मी का? नहीं जी, वो नहीं होता था। दिस डजंट मीन कि उनको पॉलिटिकल पावर मिलेगी। सक्सेशन टू थ्रोन तो पैट्रिलिनियल ही हुआ करता था। तो मदर्स वर इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट देते थे सातवाहनास, बट प्रॉपर्टी तो पैट्रिमोनियल ही होती, मतलब वही होती थी, पैट्रिलिनियल ही होती थी। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। ठीक है, अब हम आते हैं कास्ट सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो कास्ट मतलब क्या है? सोशल ग्रुप, जो हम जब हायरार्की में डाल देते हैं ना, हायरार्की मतलब होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो सोशल ग्रुप्स इन अ हायरार्की को हम कहते हैं कास्ट। ठीक है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में एक आइडियल ऑर्डर लिखा है कास्ट के ऊपर। ठीक है, तो ब्राह्मण्स ने टॉप पे होते हैं उसमें, शूद्रास एंड अनटचेबल्स उसमें हमारे बॉटम पे होते हैं। एंड दे यूज्ड टू से, ब्राह्मण्स यूज्ड टू से दैट ये जो है ये डिवाइन ऑर्डर है, ये भगवान ने ही बताया है, और इट इज डिफाइंड बाय बर्थ। आप किस कास्ट में पैदा होगे ये आपके बर्थ पे ही डिपेंड करता है, आपका उस पर कोई हक नहीं है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक 3.1, द राइट ऑक्यूपेशन। और इस जिस कास्ट में आप पैदा हुए हो, जिस वर्ण में आप पैदा हुए हो, उसके अकॉर्डिंग की राइट ऑक्यूपेशन भी गिवन होती थी कि अगर आप यहाँ पैदा हुए हो तो आपका ये काम स्पेसिफाइड है, आप यही करोगे। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे 4 वर्ण हैं? पहला वर्ण है हमारा गाइस ब्राह्मण, सबसे टॉप पे हायरार्की के। इनका काम होता था स्टडी एंड टीच वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, हर एक में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे लर्न कर लो। फिर आता था नंबर, आप कह सकते हो हायरार्की में 2 पे क्षत्रियास, जो राजा लोग होते थे। इनका काम होता था ये युद्ध करे, जनता को बचाएं, प्रोटेक्ट करे अपने लोगों को, जस्टिस दे, जैसे कोई कोर्ट कचहरी का काम करे, कोई नाइंसाफी हो रही तो उसे सही करे, वेदास को पढ़े, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करे, जो यज्ञ करवाए जाते हैं ना वो करें, और गिफ्ट्स दे। ठीक है, फिर आते हैं वैश्यास, ये होते थे ज्यादातर बिजनेसमैन लोग जो बिजनेसेस करते थे। इनका काम भी क्षत्रिय जैसे ही होता था कि गिफ्ट्स देते थे ब्राह्मण्स को, वेदास वगैरह ये लोग पढ़ लिया करते थे, और एग्रीकल्चर करते थे, पेस्ट्रोलिज्म करते थे, ट्रेड करते थे। ठीक है, इनका काम होता था। देन आते थे लास्ट में शूद्रास, इनका काम यही होता था कि ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनको ये जो है सर्व करते थे, उनकी सेवा करते थे। ठीक है, अब एनफोर्सिंग रूल्स की अगर हम बात करें कि ये जो है ऑर्डर, ये ब्राह्मण्स कैसे एनफोर्स करते थे कि आप इस वर्ण में पैदा हुए, आपको यही काम करना है, कैसे फॉलो करवाते थे वो लोगों से? ये बहुत रिजिडली हमारे यहाँ होता था फॉलो वन सिस्टम। तो कैसे करवाते थे? तो पहली बात कही जाती थी कि ये डिवाइन है, ब्राह्मण से कहते थे कि ये भगवान का लिखा हुआ है, इसलिए हमें इसे फॉलो करना होगा। एंड जितने भी राजा लोग होते थे उनके ऊपर ड्यूटी होती थी कि उनके यहाँ पे वन सिस्टम फॉलो हो, अगर कोई फॉलो नहीं करता था तो राजा सजा भी देता था। और पीपल का स्टेटस बाय बर्थ डिपेंड करता है, ये चीज़ लोगों के मन में बता दी गई थी। और महाभारत में भी हमने देखा है काफ़ी सारे एपिसोड्स के थ्रू, काफ़ी सारी ऐसी बातों के थ्रू कि ये मेक श्योर करा जाता था कि वन सिस्टम को फॉलो करा जाए। जैसे कि जो हमारे क्षत्रिय राजा थे उनकी क्षत्रिय वाइफ आई, उसके बाद में जो है जो हमारा एकलव्य का केस है, क्योंकि वो जो है निषद थे तो उनको वो नहीं सिखा रहे थे जो है उनका जो है वो धनुष बाण चलाना, तो उस सबसे हमें पता चलता है कि ये बहुत रिजिडली फॉलो किया जाता था वन सिस्टम को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो कितना सिंपल, हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो लग रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आया 3.2 नॉन क्षत्रिय किंग्स। अब जैसे कि मैंने आपको कहा है इस चैप्टर में आप एक्सेप्शंस ही पढ़ोगे। हाँ, ब्राह्मण्स ने कहा है, हमारे धर्मसूत्रास में लिखा है, वन सिस्टम है, बहुत लोग फॉलो भी करते थे, बट कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं दैट वी आर फोकसिंग ऑन इन दिस चैप्टर। तो शास्त्र के अकॉर्डिंग तो भैया, शास्त्र क्या, धर्मशास्त्र को शॉर्ट में कर दिया,
क्षत्रिय राजा ही होना चाहिए, बट रियलिटी में काफी सारे राजा ऐसे भी थे जो क्षत्रिय नहीं होते थे। मौर्यंस की अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य, मॉडर्न डायनेस्टी, इतनी बड़ी डायनेस्टी जिसकी हम बात करें, अशोका, उनका जो है कई बार जो है ऐसा कहा जाता है शायद वो क्षत्रिय थे, और कई बार ऐसे भी कहा जाता है कि शायद वो क्षत्रिय नहीं थे, देव शूद्रास, ठीक है। और बट देखो फिर भी वो इतने महान राजा बने। नेक्स्ट जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ऐसा कहा गया है कि वो क्षत्रिय थे, बट जो ब्राह्मण टेक्स्ट है उसमें उन्हें लो ओरिजिन कहो या आप कहो शूद्रास माना जाता था। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में तो यही लिखा कि वो क्षत्रिय है, बट ब्राह्मण्स कहते थे कि नहीं ये शूद्रास है। अब क्या सच्चाई है वो तो हमें भी नहीं पता। शुंगास एंड कनवास, ये एक राजा थे, ये एक राज्य था, ये ब्राह्मण्स थे प्रॉपर। अब ब्राह्मण के काम तो अलग थे, बट ये तो राजा बने रखे थे, तो एक्सेप्शंस वर देयर। तो पॉलिटिकल पावर डिपेंड ऑन सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, नॉट बाय बर्थ। तो इससे हमें समझ में आया कि कई बार पॉलिटिकल पावर एक आदमी की कितना उसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर कितना पैसा है, कितनी उसकी कैपेबिलिटी, उस पर डिपेंड करता था, रादर देन जस्ट उसके बर्थ पे। अब शाकास की अगर हम बात करें, सेंट्रल एशिया में, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, इनको बाहर वाला कहा जाता था, आउटसाइडर्स। इनको मेलेच मतलब बाहर वाले लोग हैं, तो जंगली बाहर के लोग हैं, हमें नहीं पता, ये हमारी भाषा नहीं बोलते, तो उनको जो है ऐसा कहा जाता था। बट इनकी एक बहुत फेमस किंग है, किंग रुद्रदमन, वो हमारे संस्कृत ट्रेडिशंस के बारे में जानते थे, इवन तो इनको बाहर वाला बोला जाता था। सातवाहन रूलर गौतमीपुत्र सिरी सतकाने की अगर हम बात करें, मैंने आपको कहा था ना ये सातवाहन मम्मी का नाम लगाते थे, देखो गौतमी पुत्र लिख रखा है, नाम है सिरी सतकानी। ये कहते थे कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो सातवाहनास के कुछ रूलर ब्राह्मण थे, उन्हें तो क्षत्रिय चाहिए थे ना, एंड वो वर्ण ऑर्डर को अपहेल्ड करते थे, और जो है वो एक ब्राह्मण थे, ठीक है। बट इन्होंने प्रैक्टिस करी थी एंडोगेमी एंड मैरिड रुद्रग्रमन किंग्स एंड ब्रोक द ब्राह्मण के रूल। अब ब्राह्मण खुद को कहते थे वो, बट फिर भी इन्होंने क्या प्रैक्टिस कर ली थी, एंडोगेमी। और जो है रुद्रदमन किंग के एंडोगेमी क्या था, वही कि अपने कजन मैरिज इन्होंने करवा दी थी। ऊपर से जो है किंग रुद्रदमन, ये जिनको शाका बाहर वाले मेलच बोला जाता था, इनसे भी अपने टाइज बना लिए थे, तो उन्होंने खुद ब्राह्मणों के कहते हुए ब्राह्मण्स के रूल को भी ब्रेक करा था। तो तभी मैंने कहा ये सातवाहना डायनेस्टी के रूलर्स ने काफी सारी चीजों को ब्रेक करा था। तो हमें क्या समझ में आया कि कास्ट सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स है, फ्लेक्सिबल भी है कहीं जगह पे, और कहीं जगह बहुत रिजिड है। और आजकल भी ऐसे ही होता है, कुछ लोग हैं वो कास्ट सिस्टम को फॉलो करेंगे, ठीक है, कुछ लोग हैं जो प्रथाएं हैं उन्हें फॉलो करेंगे, कुछ है बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन का चॉइस। ये चीज हमें उस जमाने में भी दिखी है, बट ओवरऑल फॉलो किया जाता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आता है जाति। अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। तो अब हम अपना जाति के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे 1 to 4 फिक्स्ड रहते हैं, जो जातीज होती है वो भी होती तो बाय बर्थ ही है, बट दे आर नॉट फिक्स्ड, अनलिमिटेड हो सकती है, और बेसिकली काम से रिलेटेड होती है। जैसे जो जो काम कर रहा होता है तो ऐसा कहते थे कि वो उसकी एक जाति बना दी जाती है। तो जाति सोशल ग्रुप्स होते हैं बेस्ड ऑन बर्थ, बट 1 जितने ये रिजिड नहीं होते। 1 तो सिर्फ 4 है, जाति अलग अलग होती है। जैसे फॉरेस्ट पीपल को निषद कहते हैं, और जिनकी अलग अलग ऑक्यूपेशन होती है, जैसे जो गोल्ड स्मिथ है जो सोने की चीजें बनाते हैं उन्हें सुवर्णकर्स कह दिया जाता है, ठीक है। तो जातीज मतलब क्या है, वो लोग जो कॉमन ऑक्यूपेशन करते हैं वो कई बार अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप को श्रेणी भी कह सकते हैं हम, गिल्ड भी कह सकते हैं। तो वो जब इकट्ठे हो जाते हैं, वो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये इस जाति के लोग हैं, ठीक है। तो हमारे को उनकी जो है ज्यादा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मिले हैं कि अलग अलग जातियों में क्या क्या प्रैक्टिस होती थी, बट एक एग्जाम्पल है तो उसको हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल है मांडेसर इंस्क्रिप्शन, जो 5th सेंचुरी से हमारे को मिला है। ये सिल्क वीवर्स की जो है एक जाति थी, ठीक है, जो लोग सिल्क के वीवर्स थे, सिल्क का कपड़ा बनाते थे। ये माइग्रेट करके जा रहे थे लता से दशापुर, लता आई थिंक सो इज इन गुजरात, वहां से ये दशापुरा जा रहे थे, और ये माइग्रेट करते हुए अपने चिल्ड्रन और अपने रिश्तेदारों को लेकर जा रहे थे। एंड ये गिल्ड मेंबर्स जो है कभी कभी अदर जॉब्स भी कर लेते थे। ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये लोग जो है जो इनकी जॉब है वही करे, कभी कुछ और करना पड़े तो वो भी कर लेते थे। एंड इन्होंने मिलकर अपना जो है पैसा इकट्ठा करा और सन गॉड के लिए टेम्पल बनवाया था। तो इससे समझ में आता है कि क्राफ्ट बेस्ड कम्युनिटीज भी कलेक्टिव एफर्ट्स लेती थी, ठीक है। बस ये इतना ही पढ़ना है हमें इस टॉपिक में, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है बियॉन्ड द 4-1 इंटीग्रेशन, कि जैसे ये तो 4 मिनट फिक्स थे और बहुत सारी जातीज हुई थी, तो क्या इनका आपस में कभी ऐसा होता था कि कोई इंटरेक्शन हो, समथिंग लाइक दैट। तो मैनी ग्रुप्स इन इंडिया नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल आइडियाज, ऐसा था कि काफी ग्रुप्स ऐसे थे जो ब्राह्मण्स के आइडियाज को नहीं मानते थे। तो संस्कृत टेक्स्ट हमेशा उनको ऑड और अनसिविलाइज्ड और एनिमल लाइक कहता था। ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग जो भी धर्मशास्त्र को नहीं मानता है वो ऑड है, अनसिविलाइज्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर हो गए जो हंटिंग गैदरिंग करते थे, उनको निषद कहा जाता था, जैसे कि एकलव्य एक निषद थे। नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट, उनको भी किसी एग्रीकल्चर सिस्टम, एक तो होते हैं वो फार्मर जो सेटल होके कर रहे हैं, नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट मतलब वो फार्मर जो इधर उधर घूम घूम के फार्मिंग करते थे, उनको भी ये नहीं मानते थे सिस्टम के अंदर। नॉन संस्कृत स्पीकर्स को भी, यानी कि जो लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, जैसे मैंने कहा ना शाका रूलर्स बाहर से आए थे, जो फॉरेन लैंग्वेज बोलते थे, उन्हें मेलेच बोला जाता था। मेलेच मतलब आउटसाइडर्स, और उनको थोड़ा नीचा देखा जाता था कि हमारे से नीचे है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिलीव स्टिल हैपेंड, बट फिर भी ऐसा नहीं था कि आपस में लोगों ने इंट्रैक्शन नहीं करा, स्टिल इट हैपेंड, ठीक है। और एक तो बहुत बड़ा हमारे पास एग्जाम्पल भी है, जैसे जो भीम है उनकी जो शादी हुई थी वो हिडिंबा से हुई थी, जो एक कौन थी वो
वो तो नहीं थी हमारे वन सिस्टम की, ठीक है। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स हमें गिवन दिए हैं कि कई बार ऐसा होता था कि बहुत बड़े बड़े लोग भी इन चीज़ों को नहीं फॉलो करते थे, कई जगहों पे फॉलो होता था। डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बियॉन्ड द 4 वन सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे अनटचेबल्स के बारे में। ये अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट आया था, व्हाट वाज इट, क्या था वो, ठीक है। तो ब्राह्मण्स ने क्लासिफाई कर रखा था कुछ लोगों को एज आउटसाइड द वन सिस्टम, कि ये वन सिस्टम के बाहर है। क्यों कर रखा था आउटसाइड द वन सिस्टम? ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क दे वर डूइंग, ठीक है। वो कहते थे कि कुछ रिचुअल्स होते हैं जो प्योर हैं, बहुत ही ज़्यादा पवित्र रहते हैं, और कुछ ऐसे काम होते हैं दुनिया के जो पॉल्यूटिंग होते हैं, जो पवित्र नहीं है, जैसे कि हैंडलिंग ऑफ कॉप्सेस, यानी कि डेड बॉडीज को हैंडल करना, डेड एनिमल्स की हो या इंसान की हो, ठीक है। और वो लोग जो इस काम को करते थे, यानी कि उनको जो है डेड पीपल का जो है सारा काम करना और जो है उनकी एनिमल्स का ये सब काम करना, उनको इन लोगों ने रखा था एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की, यानी कि उनको ब्राह्मण्स ने आउटसाइड रखा था और बॉटम ऑफ हायरार्की भी रखा था। इन लोगों को कहा जाता था चांडाल्स, ठीक है। अगर इनको देख लिया जाए और इनकी मतलब कि जो है नज़र भी इन पे पड़ जाए, और छूना तो बहुत दूर की बात होती थी, उसको कहा जाता था कि अगर ऐसा हो तो जो ऊपर के वंश हैं वो उससे पॉल्यूट हो जाएंगे। तो इसलिए लोग उनको देखते नहीं थे और उनसे दूर भागते थे। किन से? चांडाल से, ठीक है। तभी इस टॉपिक का नाम क्या है? आउटसाइड बियॉन्ड द 4 वंस सबऑर्डिनेशन। इनको सबऑर्डिनेट फील कराया जाता था। अब मानुस्मृति में रूल्स लिखे गए हैं फॉर द चांडाल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लर्न कर लो, लिख लो। चांडाल्स को आउटसाइड द विलेज रहना होता था, यानी कि वो विलेज के बाहर रहते थे, ठीक है। यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स ऑफ डेड, जो मरे हुए लोग होते थे उनके पड़े हुए बर्तन और कपड़े ही लेते थे। और आयरन के ऑर्नामेंट से इनको अलाउड थे, सोना चांदी ने पहनना अलाउड नहीं था। दे कैन नॉट वॉक इन विलेजेस एंड सिटीज एट नाइट। दिन में तो कभी कर भी ले कोई काम से, रात को वो सिटीज और विलेजेस में नहीं जा सकते थे। डिस्पोज करते थे वो बॉडीज को जिनके रिलेटिव्स नहीं होते थे उनकी भी, और एग्जीक्यूशनर्स की तरह, जैसे किसी को गला कटने की सजा मिलती थी, वो सब काम भी इन्हीं को करना होता था, ठीक है। अभी चाइनीज ट्रैवलर आए थे इंडिया 5th सेंचुरी में, इट्स टॉकिंग अबाउट देखो 5th सेंचुरी। तो उन्होंने बताया कि जो अनटचेबल्स होते थे उनको क्लैपर्स पहनने पड़ते थे, यानी कि कुछ गले में कुछ घंटी लगा लिया, समथिंग लाइक दे हैव टू मेक अ साउंड सिग्नल, जैसे सामने वाले को पता चल जाए कि वो आ रहे हैं, कि वो अपनी नजर फेर लें और वो दूर भाग जाएं, ठीक है। एंड ज़ुआनज़ैंग ने भी कहा कि जो एग्जीक्यूशनर्स स्कैवेंजर्स थे वो सिटी के बाहर रहते थे। अब हिस्टोरियन स्टडी ऑफ नॉन ब्राह्मिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम चले तो समटाइम मैचेस ब्राह्मणिकल रूल्स एंड समटाइम शो डिफरेंट सोशल रियलिटीज। तो काफ़ी में हमने जब पढ़ा कि हाँ ऐसे ही होता था, और काफ़ी बार जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये चीज़ें फॉलो नहीं होती थी कुछ जगहों पर, बट दिस वॉज फॉलोड। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, ठीक है। अब हम थोड़ा स्टेटस पे चलेंगे लोगों के। तो सोशल पोजीशन बेसिकली थी एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लेकर। आपकी सोसाइटी में पहचान क्या है? वो बेसिकली आपके पैसे से ही होती है। आजकल भी जमाना ऐसा ही है, हर कोई दे सी दैट आप कितने वेलबींग आपकी कैसी है, ठीक है। पर्सनैलिटी के बाद पैसा भी देखते हैं लोग, तो वही चीज़ हम जानेंगे। जैसे स्लेव्स होते थे, लेबरर्स होते थे, हंटर्स होते थे, फिशर फोक होते थे, पेस्टोलिस्ट होते थे, पीजेंट होते थे, हेडमैन, क्राफ्टमैन, मर्चेंट, किंग्स। तो ये सब लोग जो है जो जो इतना इन पे पैसा होता था वैसे वैसे इनकी सोशल लाइफ इफेक्ट होती थी। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, ठीक है। कि जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी कि लड़के लड़कियों के पास प्रॉपर्टी का क्या हक था। तो महाभारत का जो एपिसोड था जहाँ पे युधिष्ठिर ने सारा गोल्ड प्रॉपर्टी ब्रदर्स गेम में जो है हरा दिया था, वो ओनरशिप इशूज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा उसने, कि कैसे उन्होंने अपनी वाइफ को जो है ऐसे दाव पे लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, ठीक है। वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, कैसे ये सब क्या है। तो उसके बाद जो है डिस्कशंस इसके बाद उन्होंने करे। तो मानुस्मृति के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है जितनी भी पैटर्नल एस्टेट होती है, यानी कि पापा की जितनी प्रॉपर्टी है, घर की जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सारे लड़कों के बीच में जो है डिवाइड हो जाएगी। बट जो एल्डेस्ट सन है, जो बड़ा लड़का है, उसको स्पेशल शेयर मिलेगा अगर नॉर्मल परिवार है, और अगर राजघराना है तो बड़े बेटा ही गद्दी पे बैठेगा। एंड वुमेन कैन नॉट क्लेम द इनहेरिटेंस ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, और लड़की हिस्सा नहीं मांग सकती है पापा की प्रॉपर्टी में। उसे बस अपनी शादी के समय पे स्त्रीधन मिलता है, ठीक है, जिसको वो अपने साथ अपने शादी वाले घर में ले जाती है। एंड वो उसके बच्चों का होगा, वो उसके हस्बैंड का नहीं होगा, वो उसके बच्चों का होगा। जैसे मम्मी के साथ जो भी सामान जाएगा एक बच्चे की, तो वो कल को उसके बच्चों का ही होगा, वो हस्बैंड का नहीं होगा, ठीक है। बट फिर भी ये भी वॉर्न करा जाता था कि जो है अगर हस्बैंड मांगे कि भाई मुझे पैसे दे दो, तो उस लड़की को अपने पास ऐसे होल्ड करके जब्त करके नहीं रखना चाहिए, उसे दे देने चाहिए। तो ऐसे ऐसे रूल्स थे। चलो आगे पढ़ते हैं। वर्ण एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। वर्ण को कितना कितना एक्सेस टू प्रॉपर्टी था, कि कौन से वर्ण के लोग बहुत वेल्दी होते थे, समथिंग लाइक दैट। तो वर्ण एंड वेल्थ की अगर हम बात करें तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट लिंक्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी विद वर्ण। शूद्रास ओनली सर्विट्यूड के लिए होते थे, उनके पास नहीं होती थी। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास के पास मल्टीपल आप कह सकते हो तरीके थे पैसे कमाने के, रिसोर्सेज थी रेवेन्यू की, एंड ये लोग वेल्दी भी होते थे। सोशल रियलिटी अगर हम बात करें तो राजा लोग तो अमीर होते ही थे,
जो ब्राह्मण्स होते थे, प्रीस्ट होते थे, वो भी बहुत अमीर अमीर हमने पढ़े हैं, बट देयर आर केसेस ऑफ गरीब ब्राह्मण ऑल्सो, जो मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बहुत अमीर ब्राह्मण हो वो, ठीक है, पुअर ब्राह्मण्स का भी केसेस हमारे पास है। अब हम बातें हैं क्रिटिक्स के ऊपर। अर्ली बुद्धिज्म जब 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट होने लग गया, तो बुद्धिस्ट कल्चर में जो है, बुद्धिस्ट में हायरार्की जो थी हमारे वन सिस्टम की, उस पर जो है ना क्वेश्चन करना शुरू हो जाने लगा। और ऐसे ही धीरे धीरे फिर जो है ये जो आइडिया है कि आप जो काम करोगे आपके बर्थ पे डिपेंड करता है, अब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू करा। जब धीरे धीरे जमाना बदलता रहा तो लोगों ने इस पे क्वेश्चन करना भी शुरू कर दिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एन ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ। देखो इस वाले टॉपिक में हमें ये बताया गया है कि वैसे तो इंसान की पहचान उसकी वेल्थ पे ही होती थी, जो जितना अमीर है, बट एक जमाना ऐसा भी था और कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले की इज्जत नहीं होती थी। जो लोग जेनरस होते थे, जो लोग एक दूसरे की मदद करते थे, उनकी इज्जत होती थी। और जो बहुत रूड होते थे, अपना पैसा अपने पास रखते थे, भला नहीं करते थे लोगों का, इस टाइप के राजा लोग, उनको डिस्पाइज, मतलब उनको इतना पूछा नहीं जाता था। कहाँ होता था ये? एंशिएंट तमिलकम में, लगभग 2000 साल पहले मान लो, जब चीफडम्स डेवलप हुए थे, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया है। तो चीफ्स उन्हें बनाया जाता था जो ना मतलब हेल्प करते थे सोसाइटी की। चीफ्स जो होते थे पाट्रॉन्स बनते थे बार्ड्स एंड पोएट्स के। पाट्रॉन मतलब क्या होता है? पाट्रॉन मतलब होता है कि आप उनको फंड करोगे, आप उनका ध्यान रखोगे। कोई बहुत अच्छा पोएट है, वो अच्छी अच्छी पोएम्स लिखे, आपके लिए लिखे, किसी और के लिए लिखे, तो आप एक तरीके से उनको साथ दोगे उनका। अगर आपके पास पैसा, आप बड़े राजे हो, आप चीफ हो, तो उनको पैट्रोनेज देते थे, वो उनको साथ दिया करते थे। और संगम एंथोलॉजीज बहुत बनाई गई इस पे, ठीक है, तामिल संगम टेक्स्ट कहते हैं हम संगम एंथोलॉजीज। तो उससे हमें पता चला दैट कंट्रोलिंग रिसोर्सेज केम विद एक्सपेक्टेशन टू शेयर वेल्थ, यानी कि जो रिसोर्सेज कंट्रोल करता था, ऐसा माना जाता था कि जिसपे बहुत सारे रिसोर्स है, चाहे राजा हो चाहे चीफ हो, तो उनको उस वेल्थ को शेयर भी करना चाहिए, कि ये नहीं कि सिर्फ अपने पास रख ली सब राजा ने, और उसी राजा की इज्जत भी की जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि धीरे धीरे लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू करा वन सिस्टम को, तो जो है यही चीज सबसे पहले अगर हम कहें तो होनी शुरू हो गई थी बुद्धिज्म में भी। बुद्धिज्म में कहा गया कि जो ये हमने कहा है कि वन सिस्टम है, उसमें माना नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट देयर वाज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और लोगों ने राजा को अपनी मर्जी से चुना था। बट अगर हम वन सिस्टम के अकॉर्डिंग चले तो वन सिस्टम कैसे बना था कि एक आइडियल बीइंग जो होता है, उसका जो सर होता है, दिमाग होता है, जहाँ से सबको काम चलता है, उससे ब्राह्मण थे, जो उसकी बाजुएं थी उससे जो है क्षत्रिय थे, देन उनके जो नीज थे उनसे जो है वैश्याज है, और जो उनके पैर हैं और उनसे कौन आते हैं? शूद्रास आते हैं। तभी शूद्रास को बाकी तीनों वर्ण को सर्व करना होता है। ऐसा बना था एक आइडियल बीइंग से, ये 4 वर्ण निकले थे, ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू आवर जो है ब्राह्मण्स के आइडियाज। बट बुद्धिस्ट व्यू ये था कि सोशल इनइक्वालिटीज नेचुरल है, और ह्यूमन बींग्स पहले ऐसे नहीं रहा करते थे, एक आइडियल स्टेट में रहा करते थे। तो बुद्धिज्म में ऐसा कहा जाता है कि जैसे आप मानो कि एक गांव है, तो वहां पे सब लोग बहुत मजे से रहते थे, इकट्ठे रहते थे, खुशहाल रहते थे, सब इक्वल होते थे, कोई राजा नहीं होता था। एक पेड़ है, उस पर बहुत सारे फल हैं, तो सब तोड़ के आपस में शेयर करके खा लेंगे, ठीक है, इस टाइप का सिस्टम चलता था। बट धीरे धीरे जैसे कि ह्यूमन नेचर के अंदर ग्रीड होता है, तो लोगों ने लालच करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को धोखा देना शुरू कर दिया, और लोगों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई, ये दोनों लड़ने लगे, ये दोनों लड़ने लगे। तो उसके बाद में इन सबने मिलकर चूज करा एक लीडर अपने में से कि चल यार इसे लीडर बना देते हैं, अगर कोई लड़ाई होगी तो ये सॉल्व कराएगा, पेड़ पे जितने फल है ये रखेगा, ये हमारे में बांटेगा, तो ये जो है हमारे लिए डिसीजंस लेगा, और हम भी काम करके इसको जो है अपनी तरफ से रेवेन्यू या टैक्सेस वगैरह पे करेंगे। ये चीज़ जो ये राजा है, लोगों ने खुद सोचा कि हम अपने में से किसी एक को बना देते हैं। तो ये आइडिया ये था कि ह्यूमन ने क्रिएट करा है ये जो है राजा का सिस्टम, ये जो इकोनॉमिक लाइफ है, ये सब हमने खुद क्रिएट करा है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। ये डिवाइन ओरिजिन नहीं है कि भगवान जी ने नहीं कहा कि क्षत्रिय ही राजा बनेगा, नहीं, या कोई राजा की जरूरत भी है, इट इज़ नॉट डिवाइन ओरिजिन। लोगों ने खुद इस चीज़ को फील करा, तो उन्होंने उनको बनाया। और यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग, बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग, जो एक लीडर चूज करा गया था, उसका नाम राजा नहीं है, उसका नाम चीफ नहीं, उसका नाम क्या है? महासमत्ता, यानी कि जो साहब को जो है एक सही रास्ता दिखाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस, अब हमारा अपने बुद्धिज्म की सोच पे पढ़ लिया, इस पे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। अब हम वापस से महाभारत के ऊपर आएंगे और कैसे महाभारत को समझने के लिए हिस्टोरियंस उस टेक्स्ट को कैसे हैंडल करते थे। तो सबसे पहले तो जो है हिस्टोरियंस ने एनालाइज करा बाय लुकिंग एट द लैंग्वेज। अलग अलग टेक्स्ट लैंग्वेजेस की महाभारत हमें मिली, प्राकृत की, पाली की, तमिल की, जो है संस्कृत की भी, और संस्कृत के भी अलग अलग वर्जन मिले। दे चेक द टाइप ऑफ द टेक्स्ट, देखा मंत्रास है इसके अंदर या फिर कोई स्टोरी है जिसको बोल के सुनाया जा रहा हो। दे स्टडी द ऑथर्स पर्सपेक्टिव एंड इंटेंडेड ऑडियंस, कि कौन से ऑथर ने लिखी है, उसका क्या पीछे बैकग्राउंड रहा, और कौन सी ऑडियंस को वो सुना रहा है। दे ट्राई टू फाइंड द डेट एंड प्लेस ऑफ कॉम्पोजिशन, ये भी देखते थे कहाँ बनी है। ओनली आफ्टर दीज चेक्स दे डू यूज द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट लाइक महाभारत मेक दिस स्पेशली हार्ड, तो इससे जो महाभारत इतना एक एपिक है तो और डिफिकल्टी होती थी समझने के अंदर। अब महाभारत की लैंग्वेज और कंटेंट की
अगर हम बात करें कि महाभारत में क्या लैंग्वेज लिखी गई है, कंटेंट क्या है, इवन तो हम सबको पता है, तो जब हम महाभारत को स्टडी करते हैं तो हम यूजुअली जो है संस्कृत जो लिखी गई है वो जो है सिंपलर है एज कम्पेयर टू वेदास एंड प्रशस्तिस। उतनी डिफिकल्ट संस्कृत नहीं लिखी गई है, तो इसलिए लोग उसे पढ़ के समझ जाते हैं। इट्स कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक नैरेटिव पार्ट जहाँ पे स्टोरीज है, दूसरा डायडेक्टिक पार्ट जहाँ पे सोशल नॉर्म्स बता रखे हैं। तो जो महाभारत है उसके दो पार्ट्स है, पहला है नैरेटिव पार्ट जहाँ पूरा स्टोरी है कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, दूसरे में शिक्षा दी गई है हमारे को। द डिविजन इज इन स्ट्रिक्ट, डिविजन बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, कभी कभी स्टोरी के बीच में डायडेक्टिक पार्ट आ जाता है, यानी कि जहाँ शिक्षा दी जा रही है, सोसाइटी के नॉर्म बताए जा रहे हैं, जो है धर्म की बातें बताई जा रही हैं, और फिर स्टोरी ऐसे कंटिन्यू हो जाया करती थी। तो हिस्टोरियंस अग्री करते हैं दैट महाभारत वाज प्राइमरीली अ ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी विद डायडेक्टिक पोर्शंस एडेड लेटर। ठीक है, तो उन्हें लगता है कई बार तो कि महाभारत पहले बस एक स्टोरी थी और बाद में डायडेक्टिक पोर्शंस एडेड करे गए होंगे, यानी कि जो ये सोशल नॉर्म्स है। टॉपिक ऑथर्स एंड डेट। अब बात होगी यहाँ पे भाई महाभारत लिखी किसने है, तो भाई इतना तो हमें पता है, अगर हमारे से पूछो तो हमारे लिए तो भाई गणेश जी ने ही लिखी है महाभारत। बट अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि नाउ जब महाभारत को जो हमारे सामने प्रेजेंट है, यूजुअली हमारी कंट्री के अंदर, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में महाभारत का लिखना कब शुरू हुआ, ठीक है, ये बात को अब हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो पहले ओरिजिनल स्टोरी जो थी ना महाभारत की, इट वाज कंपोज बाय सुतास। सुतास कौन होते हैं? जो चैरिटर बार्ड होते हैं ना, जो युद्ध के अंदर घोड़ा चलाते हैं, वो लोग जो हो गए, वो लोग ना मतलब देखते थे युद्ध को और वो सबको बताया करते थे आज युद्ध में ऐसे हुआ ऐसे वैसे हुआ, वो बोल बोल के ये स्टोरीज को सुनाते थे, अकम्पेन्ड बाय क्षत्रिय वॉरियर्स। ठीक है, तो ये बोल बोल के स्टोरीज को सुनाते थे। फिर 5th सेंचुरी BCE से ब्राह्मण ने क्या करा, अब इसको लिखना शुरू कर दिया। तो जो है हमारी महाभारत का फर्स्ट टाइम हमारे अर्थ के ऊपर लिखा जाना कब शुरू हुआ? 5th सेंचुरी BCE से, ड्यूरिंग द राइज ऑफ कुरु एंड पंचाल किंगडम्स, क्योंकि इस समय पे कुरु किंगडम और पंचाल किंगडम जो है बहुत राइज पे जा रहा था। तो उन लोगों ने सोचा होगा ना, कुरु राजा ने और पंचाल के राजा ने, कि भाई ये तो हमारी हिस्ट्री है, यहाँ तो हमारे ही पूर्वजों की बात हो रही है, कुरु और पंचाल इन्हीं सब के एरिया की तो बात है हमारे पूरे महाभारत के अंदर। तो उन राजाओं ने फिर लिखवाना शुरू करा दिया एंड जो है धीरे 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 फिर महाभारत का लिखना शुरू हुआ। ओके, देन 200 से 400 CE के अंदर मनुस्मृति जैसे डायडेक्टिक पोर्शंस ऐड हो गए थे। मतलब ये हुआ, जो भागवत गीता है जिसमें हमें सारे ज्ञान की बातें हैं वो सब ऐड हो गई थी, और उससे जो महाभारत के वर्सेस हैं वो 1 लाख तक हो चुके थे। और इसीलिए जो है हमने इसको पूरा ऐसे स्टडी करा है। एंटायर एपिक को हम ट्रेडिशनली एट्रीब्यूट करते हैं कि ये जो हमारे ऋषि वेद व्यास जी हैं उन्होंने जो है बनाई थी, उन्होंने बेसिकली सुनाई थी गणेश जी को, एंड देन उन्होंने वो जो है वो लिखी थी। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। ये वाला टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ लेट्स स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक 6.3 द सर्च फॉर कन्वर्जेंस। अब इसके अंदर देखो हमें पता चलेगा कि जब हमारे यहाँ पे एग्जैक्टिवेशंस हुई हस्तिनापुर के अंदर, तो वहाँ पे हमें क्या एक प्रूफ मिलता है अबाउट आर महाभारत। ठीक है, तो महाभारत में हमें अलग अलग टाइप के बैटल, फॉरेस्ट, प्लेसेस, सिटीज़ के सीन्स दिखा रखे हैं, एंड हिस्टोरियंस ने फिर खुदाई करके मैच करने की सोचा कि यार वो सही है या नहीं है। तो 1951 से 52 में बीबी लाल नाम के एक एग्जैक्टिवेटर थे, वो वहाँ हस्तिनापुर जाते हैं। तो मेरठ हस्तिनापुर से थोड़ी सी देर का ही रास्ता है, वहाँ पे जाके जो है एग्जैक्टिवेशन करी, और फिर वहाँ से जाके जो हमें प्रूफ मिला उस बेसिस पे हम जज करेंगे कि क्या था क्या नहीं था। तो हमें 2 प्रूफ मिले थे। एक है हमारा जो है बेसिकली आप कह सकते हो फेज़ 2 में, यानी कि बहुत सारे ऑक्यूपेशनल लेवल के एविडेंस मिले थे। फेज़ 2 और जो फेज़ 3 है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फेज़ 2 में हमें मिली थी ये मिला था 12 से 7 सेंचुरी BC में मड एंड मड ब्रिक्स हाउसेज, रीड प्लास्टर्ड वॉल। बेसिकली आप कहो कि जो गांव वाले टाइप का सिस्टम था वो हमारे को मिला कि रीड प्लास्टर वॉल्स हैं और स्टेम वाले वो बने हुए हैं। तो मतलब ये था गांव वाला सीन लगा। ठीक है, और जो हमारा थर्ड फेज़ था उसमें हमारे को मिली मड ब्रिक के हाउसेस, यानी कि पक्के टाइप के घर, बर्न ब्रिक के हाउसेस, और उसमें टेराकोटा रिंग वेल्स मिले हमारे को, ड्रेन्स मिली। तो अब इस सब से क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसा हमने महाभारत में पढ़ा, वहाँ तो हमें बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट सिटीज़ दिखा रखी थी, और यहाँ तो हमारे को थोड़ा ऐसा कल्चर दिखा जहाँ थोड़ा नॉर्मल हाउसिंग थी, गांव थे। तो क्या जो इतना ब्यूटीफुल सिटी और इतने पैलेसेस उसमें ऐड करे गए थे वो बाद में करे गए हों, ये क्वेश्चन आता है कि मे बी कहानी को थोड़ा इमेजिनेशन में बाद में उसमें ऐड कराओ। बट ये देखो गाइज, ये सब चीज़ें हिस्टोरियन सोचते हैं, उनको लगता है कि हर चीज़ का प्रमाण मिल जाए, अब हर चीज़ का तो हमारे को प्रूफ नहीं मिल सकता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डायनामिक टेक्स्ट। तो इसमें मैं बस यही बता रखा है कि जो महाभारत का हमारा जो टेक्स्ट है वो बहुत डायनामिक है, वो कभी भी मतलब बंद नहीं हुआ। जैसे आजकल हम देखते हैं अलग अलग टाइप से शोज़ बनते हैं महाभारत पे, जिसमें सेम स्टोरी को दिखाया जाता है, कभी कोई कैरेक्टर है कभी कोई कैरेक्टर है। ऐसी ही महाभारत की जो स्टोरी है वो कभी भी रुकी नहीं है, इट इज़ डायनामिक। कभी हम उसको स्कल्पचर में दिखाते हैं, कभी पेंटिंग में, कभी डांसेस के थ्रू दिखाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में हम उसे शो करते हैं।
चाहे हमारी स्टोरी सेम ही होती है, बट हर एक राइटर का बताने का तरीका अलग होता है, हर कम्युनिटी का बताने का तरीका अलग होगा। तो यही चीज़ हमें बता रखी है दैट महाभारत कीप्स ऑन इवॉल्विंग बियॉन्ड द संस्कृत वर्जन। संस्कृत वर्जन के बाद अलग अलग वर्जन्स में उसे लिखा गया, अलग अलग लोगों ने उसे पढ़ा समझा। आज के समय पे तो हम स्कल्पचर्स देखते हैं, महाभारत से रिलेटेड पेंटिंग्स देखते हैं, प्लेस के फॉर्म में, डांसेस के फॉर्म में, हर फॉर्म में हम महाभारत को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और विद दिस गाइज ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अलावा आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फुल चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। मैंने चैप्टर के नोट्स अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड कर दिए हैं, जिसको जाकर आप चेक कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगा दी, और बाकी सब चैप्टर्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को। कोर्सेज टैब को जाके चेक करो और सारे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर दो। विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।